नमस्कार, जोहार। प्रभात खबर प्राइम में आप सभी का स्वागत है। इस खास कार्यक्रम में आज हम आपको ऐसी ही खास एक शख्सियत और सितारा से मिलवाने जा रहे हैं जिनके बारे में जानकर आपको गर्व होगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फेमिना मिस इंडिया 2022 में रिप्रेजेंट कर चुकी रिया तिर्की के बारे में। सबसे खास बात यह है कि रिया तिर्की पहली आदिवासी लड़की है जिन्होंने इस इतने बड़े मंच पर खुद को रिप्रेजेंट किया है। सबसे पहले तो रिया तिर्की का हम हमारे प्रभात खबर के ऑफिस में बहुत बहुत स्वागत करते हैं और इनका धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमें अपना बहुत ही कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू जोहार पहले तो आप सभी को। रिया, जैसे हमारे दर्शक जो है, क्योंकि लोग सर्च कर रहे हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा जानकारियाँ नहीं हैं आपके बारे में। जी। तो सबसे पहले तो हम मतलब ये जानना चाहते हैं कि कैसे आपने शुरुआत की, कैसे आप उस मंच तक, इसका जो एक सफ़र, उसको थोड़े से कम शब्दों में आप बताइए। आई थिंक ये सफ़र की शुरुआत तब होती है। आई थिंक मम्मी पापा स्टार्टिंग से बहुत सपोर्टिव रहे थे। वो हमेशा से चाहते थे कि बेटा हो या बेटी, लेकिन कुछ तो वो अपने लाइफ में करे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे। तो आई थिंक ये मम्मी पापा का मेन मोटिव रहा था। और इतना मुझे सपोर्ट स्टार्टिंग से मिला कि आप कोई भी करियर अपॉर्चुनिटी आप ले सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी फैमिली में। तो कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा फैशन इंडस्ट्री की तरफ इन्फ्लुएंस थी बचपन से ही। तो ड्रेसिंग हो गया, मेकअप हो गया, हेयर स्टाइलिंग, बहुत बहुत बचपन से ही मुझे ये सब चीज़ों का बहुत शौक था। फिर धीरे धीरे करके जैसे मैं न्यूज़पेपर पढ़ने लगी, मुझे और पता चलने लगा इस इंडस्ट्री के बारे में, मॉडलिंग इंडस्ट्री के बारे में। और इतने सारे अच्छे इस्टेब्लिश्ड एक्ट्रेसेस हैं जो हमारी इंडस्ट्री में हैं। तो इन सब के बारे में जब पढ़ती थी, वहाँ से एक मोटिवेशन मिला मुझे कि ये ऐसी चीज़ है जो मैं करना चाहती हूँ, यहाँ पे मेरी रुचि है। और मम्मी पापा का तो सपोर्ट स्टार्टिंग से था ही। तो वहाँ से सारी चीज़ों की शुरुआत हुई और अभी यहाँ पे आके मैं पहुँची हूँ। वो एक कौन सा टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे आप जो है वो फेमिना मिस इंडिया की ओर मुड़ गए? क्योंकि बोलते हैं ना, कुछ ऐसा इंसिडेंट एक हो जाता है हमारे साथ जहाँ वो रास्ता एकदम हमारा चेंज हो जाता है। स्टार्टिंग से मैंने मिस डीवा का ऑडिशन दिया था। तो बेसिकली होता है मिस डीवा का ऑडिशन में अगर आप मिस डीवा जीत जाते हैं तो आप मिस यूनिवर्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मिस डीवा में कभी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था कि अलग अलग स्टेट से लड़कियां आती हैं। तो मुझे मिस इंडिया इसलिए जीतना था कि मुझे तो लोग मेरे नाम से जानते हैं, लेकिन मैं चाहती थी कि मुझे मेरे स्टेट के नाम से जाने, झारखंड के नाम से जाने। तो वो टर्निंग पॉइंट था जब मिस इंडिया वालों ने ये कॉन्सेप्ट सामने रखा कि हर एक स्टेट से एक लड़की रिप्रेजेंट करेगी। तब मुझे लगा कि मुझे मिस इंडिया में जाना है और वहाँ पे मुझे अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करना है। तो वहीं पे एक टर्निंग पॉइंट था मेरा थ्रू आउट। जी, जैसे जो एक फेमिना का जो एक स्टार्टिंग कैसे होता है, क्या उसका प्रोसेस है? अगर जैसे हम बोलते हैं कि अगर कोई एक सिंपल लड़की है, मतलब कोई भी जो एक ख्वाब देखती है कि हाँ मुझे उस मंच तक पहुंचना है, वो कैसे, कितना आसान है, क्या इसमें मतलब उसे मनी की ज़्यादा ज़रूरत है, किस तरह से ये रास्ता वो बताया? अच्छा, तो जब हम पैजेंट्री की बात करते हैं तो इसमें डेफिनेटली सर्टेन अमाउंट रिक्वायर होते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन आपसे पैसा मांग रही है, लेकिन ये होता है कि आपके ओवरऑल पर्सनालिटी के लिए, जैसे आपके ड्रेसेस, मेकअप, सैंडल्स, ये सब चीज़ों के लिए, एक्सेसरीज़, ये सब चीज़ों के लिए थोड़ा रिक्वायरमेंट है, मतलब इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है अगर हम ब्यूटी पैजेंट्स की बात करते हैं तो। और लेकिन मैं ये भी कहूँगी लड़कियों को कि अगर आप छोटे बैकग्राउंड से हैं या फिर आप छोटे घर से हैं और ये इंडस्ट्री में आना चाहती हैं, तो प्लीज़ आप पहले मॉडलिंग से स्टार्ट करें, छोटे से स्टार्ट करें और थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करते जाएं। और मैं चाहती हूँ कि अचानक से आपको सोचने में आ गया कि मुझे ब्यूटी क्वीन बनना है और मैं चलो ऑडिशन देती हूँ, चीज़ें ऐसी नहीं होती है। क्योंकि इसमें बहुत रिसर्च वर्क की भी ज़रूरत है, नॉलेज की भी ज़रूरत है, एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत है। तो अगर आप ब्यूटी पैजेंट में आना चाहती हैं तो पहले आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि ये फील्ड में मुझे आना है। और 2-3 साल एटलीस्ट अपने आप को डेडिकेट कर दीजिए कि 2-3 साल में मुझे थोड़ा पैसा सेव करना है, वो पैसा मुझे फिर कॉन्टेस्ट में इन्वेस्ट करना है। सो ये सब चीज़ें हैं, तो बहुत प्री प्लान्ड होना चाहिए ओवरऑल प्रोसेस। तो मैं यही बोलूँगी। रिया, जब ये कॉन्टेस्ट हुआ तो हमने मतलब ऐसा सुना कि किसी कंटेस्टेंट ने जो है अपना नाम विड्रॉ कर लिया था, उसके बाद आपको मौका मिला। तो इस बारे में आप क्या कहेंगी? या आप इसको किस्मत कहेंगी या मतलब? जी। आई थिंक ये मेरा 8वां ऑडिशन था। तो इस बार जिस तरह से मैंने परफॉर्मेंस दिया था ऑडिशन में, तो मैं पूरा कॉन्फिडेंट थी कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा करके। लेकिन जब मैंने देखा कि दूसरी लड़की का सिलेक्शन हुआ है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं कहीं ना कहीं इस बार पूरा मेंटली हारी चुकी थी कि मे बी ये एंड है और इसके आगे कुछ नहीं होने वाला है करके।
फिर उसके बाद उस टाइम मैं मुंबई में थी, मैंने मुंबई में पूरा प्रैक्टिकल ऑडिशंस मैंने दिया था। तो जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं वो ब्रेक चाहिए था और मेंटल पीस चाहिए थी। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ रांची आ गई अपने गर्मी छुट्टी में। मेरी बहन का भी 10th कंप्लीट हो गया था, तो मैं बोली कि चलो अब रांची चलते हैं, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। तो रांची आई थी और इनफैक्ट वन वीक ही हुआ होगा कि मुझे अचानक से ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कॉल आता है, और मैं एक्सपेक्ट नहीं थी कि ऑर्गेनाइजेशन वाले अचानक से मुझे क्यों कॉल करेंगे। तो वो कॉल करके बोलते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस रिया, यू आर द न्यू मिस इंडिया झारखंड। फॉर अ सेकेंड मुझे बिलीव नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हो रहा है मेरे साथ। आई मीन कभी ऐसे पैजेंट्री में हुआ नहीं है पहले। तो उन्होंने जब बोला कि यू आर द न्यू गर्ल, तो मैं हमेशा से अपने आप को मानती थी कि शायद मैं लकी नहीं हूँ, क्योंकि जो मैं चाही वो कभी मुझे मिला नहीं। लेकिन जब ये इंसिडेंस हुआ तो मैं बोलती हूँ कि कहीं ना कहीं लक फैक्टर था। लक फैक्टर सब जगह होता है। अगर 80% आपका हार्डवर्क होता है तो 20% कहीं ना कहीं लक फैक्टर भी होता है। तो ये मेरा लक था जो मुझे उसके जगह मुझे बुलाया गया था। बट आई थिंक ऑलमोस्ट हमारे 40 डेज़ का कंपटीशन होता है, तो 40 डेज़ का कंपटीशन में ऑलरेडी 10 डेज़ का कंपटीशन हो गया था और मैं लेट से मिस इंडिया ज्वाइन की थी। अचानक से मुझे बुलाया गया था, लेकिन फिर भी मैं पूरा प्रिपेयर्ड थी। मतलब मेरा 7 ईयर्स का जो भी एक्सपीरियंस था वो इस मोमेंट में मुझे काम आया कि मैंने समय रहते ही सारे ड्रेसेस, सारे जो भी रिक्वायरमेंट्स है, मैं विद इन 1 वीक अरेंज कर ली थी। तो ये मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट था। ओके। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि 40 जो है डेज़ है ना, और कितने राउंड्स, तो स्टार्टिंग से लेकर कितने राउंड्स होते हैं, और ये जो आपने जैसे बताया आउटफिट्स के बारे में, सैंडल्स के बारे में, तो ये आपका पर्सनल कोई क्या बोलते हैं डिज़ाइनर होता है, या फिर वो जो है आपको जो कंपनी है वहाँ से इसका बारे में? तो हमारे थ्रू आउट दी जो पैजेंट का कॉन्सेप्ट होता है, थ्रू आउट पैजेंट का जो कॉन्सेप्ट होता है, हमारे बहुत सारे स्पॉन्सर्स होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे स्पॉन्सर रहे थे मौज, फिर सिल्वर पर्ल्स, ये सब मेजर स्पॉन्सर्स थे हमारे कंपटीशन में। तो हमारा थ्रू आउट द कंपटीशन ये हो जाता है कि हमारे थोड़े बहुत शूट्स होते रहते हैं। जो स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स होते हैं उनके थ्रू आउट शूट्स होते रहते हैं। साइमल्टेनियसली हमको ट्रेनिंग मिलते रहती है, रैम्प वॉक की ट्रेनिंग मिलेगी, फिर उसके बाद हमारा डांस की ट्रेनिंग मिलेगी। तो बहुत सारी ट्रेनिंग साइमल्टेनियसली चलते रहती है थ्रू आउट 30 या 40 डेज़ का जर्नी में। और फिर साथ ही हम लोग को हर एक पर्सपेक्टिव से जज किया जाता है कि लड़की कितनी स्मार्ट है, लड़की किस तरह से बात करती है, किस तरह से अपने आप को कैरी करती है, मतलब किस तरह से ड्रेस पहनती है, किस तरह से अपना पर्सनालिटी को सबके सामने प्रूव करती है। फिर आपका फिटनेस को भी इम्पोर्टेंस दिया जाता है, फिर आपका कितना अच्छा स्किन है, क्योंकि अगर हम ब्यूटी पैजेंट बात करें तो इसमें ही पूरा ब्यूटी आ जाता है। तो हम ब्यूटी को ब्रॉडर वे में देखा जाए तो सिर्फ जो बाहरी ब्यूटी नहीं है, हम हर एक पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि लड़की परफेक्ट होनी चाहिए। तो ये थ्रू आउट हुआ था। हाँ, जैसे क्योंकि हम जब ब्यूटी कॉन्टेस्ट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि सिर्फ खूबसूरत दिखना और आउटफिट कैरी करना आउटफिट को, तो बस सिर्फ इतनी सी बात है। आपको क्या लगता है, आप क्योंकि इतना लंबा आपने रास्ता तय किया है, क्या मानती हैं आप? ब्यूटी पैजेंट का तो मैं यही चीज़ मानती हूँ कि हाँ, आप किस तरह से कैरी करते हो, आप कितने कॉन्फिडेंट हो। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप कौन सी स्टोरी आपके अंदर है, आपकी कौन सी स्टोरी है, और कौन सी स्टोरी आप दुनिया से शेयर करना चाहते हो, और किस तरह से आप अपनी कम्युनिटी को हेल्प करना चाहते हो या फिर अपनी सोसाइटी को। ज़्यादा व्हाट मैटर करता है अभी पैजेंट्स में, खूबसूरती तो है, कॉन्फिडेंस भी है, सब कुछ है, लेकिन पर्पस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी स्टोरी इंपॉर्टेंट है, आपका पर्पस इंपॉर्टेंट है, आपका विजन कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो। तो आई थिंक ये आजकल ओवरऑल समराइज करता है पैजेंट्स को। रिया, आपने जो मैं आपसे सवाल नेक्स्ट करने वाली थी वो आप ही नहीं पूछ लिया कि अब आप आगे क्या करने वाली हैं? जी, आगे तो मुझे बहुत कुछ करना है, क्योंकि अभी तो बस स्टार्टिंग है मेरा। लेकिन स्टार्टिंग इतना अच्छा हुआ, सबको ही ने इतना मुझे प्यार दिया, और मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि झारखंड से मुझे इतना प्यार मिलेगा। तो मैं एक्टिंग में अपना लक ट्राई करना चाहती हूँ। तो अभी अगर मुझे नागपुर इंडस्ट्री से डेब्यू करने मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, और मैं अपनी इंडस्ट्री को भी बढ़ावा देना चाहती हूँ। और फिर अगर बॉलीवुड में चांस मिले तो डेफिनेटली मैं काम करूँगी बॉलीवुड में भी। और लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं बॉलीवुड में काम करूँ, एक्सपीरियंस गेन करूँ, नॉलेज गेन करूँ, बस वो सब नॉलेज आके अपनी नागपुर इंडस्ट्री में डालूँ और हेल्प करूँ अपनी नागपुर इंडस्ट्री को। और साथ ही मैं एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में भी कुछ करना चाहती हूँ। मैं ऐसा चाहती हूँ कि अपने कल्चर को उठा के और एंटरप्रेन्योरशिप को दोनों को मर्ज करके कुछ न्यू और इनोवेटिव मैं क्रिएट करूँ यहाँ पे। अभी थोड़ा टाइम लगेगा ये सब चीज़ों में, बिकॉज आई एम स्टिल वर्किंग, बट डेफिनेटली होगा।
जैसे चूँकि आप झारखंड से हैं और यहाँ पर आप एक ट्राइबल कम्युनिटी से जो बिलोंग करती हैं, तो यहाँ पर कई सारे महिलाओं के मुद्दे हैं, या तो वो आप उनके मेंस्ट्रुअल हाइजीन को बोल लीजिए, या फिर यहाँ पे डाइन प्रथा, जो एक डाइन प्रथा है यहाँ पे, वो एक ब्लैक स्पॉट की तरह है। और कई सारी यहाँ से जो है बहुत कम उम्र में लड़कियाँ जो है वो बाहर चली जाती हैं। तो आपका इस बारे में क्या कहना, आप उस बारे में, क्योंकि अब आप जो बात कहेंगी वो लोग सुनेंगे और वाकई में वो बहुत उन पर असर डालेगा, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये जो पूरा मैटर है, मैं सिर्फ एक चीज़ में कंक्लूड करती हूँ कि आई थिंक वुमेन कहीं से भी आए, जो भी फील्ड से आए, जो भी घर से बिलोंग करे या जो भी बैकग्राउंड से आप बिलोंग करें, आई थिंक कहीं ना कहीं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ वुमेन टू बी मेंटली स्ट्रॉन्ग। ठीक है, मेंटली स्ट्रॉन्ग है, फिजिकली तो हमें पता है कि हम थोड़ी सॉफ्ट है, बट मेंटली स्ट्रॉन्ग होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, बिकॉज जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप जो चाहे वो खरीद सकती है, लेकिन आप में वो फ्रीडम रहता है कि आप डिसीजंस अपने बेसिस पे बना सकते हैं। तो आप जिस तरह के आप बोले कि टैबू हमारे चल रहा है हमारी सोसाइटी में या फिर हमारे वुमेन से रिलेटेड, तो मैं चाहती हूँ कि वुमेन ये सब चीज़ों के लिए खुद स्टैंड ले, क्योंकि हम किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप आओ मुझे हेल्प करो इस सब चीज़ों में। जब तक हम खुद के लिए नहीं स्टैंड होती है, चीज़ें पॉसिबल नहीं है। और इस टॉपिक में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे भी अभी बहुत कुछ रिसर्च करना है इस टॉपिक में, और डेफिनेटली मैं इस पोजीशन में हूँ, तो मैं इस पोजीशन को यूज़ करना चाहती हूँ टू द बेस्ट वे पॉसिबल। ओके, हमने आपका सोशल मीडिया खंगाला तो पता चला कि आपको जानवरों से जो है एक पेट्स आपके बहुत फेवरेट है। जी जी तो जी। मतलब क्या है आपकी शौक, हॉबीज हाँ क्या है हाँ आपकी? हाँ। तो आई थिंक मैं 3-4 साल की रही होंगी, मुझे यहाँ जहाँ तक याद है मैं 3-4 साल की रही होंगी। और उस टाइम मैंने मम्मी के साथ एक छोटे से स्पैरो के बच्चे को बचाया था। वो एक्चुअली बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी और छोटे से पानी के गड्ढे जो होते हैं रोड में, उसमें वो गिर गया था और बच्चा उड़ नहीं पा रहा था, छोटा सा बच्चा था। तो उसको मैंने पहले बार रेस्क्यू किया था मम्मी के साथ, और मुझे पता नहीं बहुत अच्छा लगा था उसको रेस्क्यू करके कि मैं किसी की जान बचाई हूँ, तो बहुत प्राउड फीलिंग थी मेरे लिए। तो कहीं ना कहीं वहाँ से स्टार्ट हुआ। और जैसे कि हम ट्राइबल्स में भी हम जानते हैं कि हम लोग नेचर और ये सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, तो वो मेरे रूट्स में भी कहीं ना कहीं था कि मुझे जानवरों से बहुत ज़्यादा लगाव था। फिर मैं बहुत सारे एनिमल्स रेस्क्यू कर चुकी हूँ, मैंने बहुत सारे डॉग्स भी रखे थे, पाले हुए थे। और फिर फ़िलहाल मेरे पास बहुत सारी बर्ड्स हैं, मेरे पास टॉर्टॉइस भी है। और 2-3 या 4 महीने पहले मैंने एक स्क्विरल के बच्चे को भी रेस्क्यू किया था। तो मेरा एक सपना था बेसिकली, मैं हमेशा से एक स्क्विरल पालना चाहती थी, लेकिन मैं कभी गई नहीं और ख़रीद के नहीं लाई। मैं चाहती थी कि अगर उसको आना होगा मेरी ज़िंदगी में, वो खुद से आएगा वो स्क्विरल। तो ऐसा हुआ, ऐसा संजोग हुआ मुझे वन फाइन डे कि मुझे स्क्विरल ऐसे मिल गया था रोड के किनारे। तो मैंने कहा कि चलो अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो बहुत बहुत अडाप्ट हो गया था, मतलब मेरी मम्मी इतना कनेक्ट हो गई थी उससे, तो बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। बट अनफॉर्चुनेटली वो आई थिंक कुछ हेल्थ इश्यूज़ के कारण वो मर गया, लेकिन मैं आगे भी चल के बहुत कुछ करना चाहती हूँ एनिमल्स के लिए। रिया, चूँकि अब आप एक यूथ आइकन बन चुकी हैं, तो आप हमारे यूथ, जो हमारी अभी की पीढ़ी है, उन्हें क्या कहना चाहेंगी कि वो जिस चीज़ को पाना चाहते हैं, वो जो सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? जी, सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि हमारी यूथ जो है दैट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ आवर सोसाइटी, और हमारा फ्यूचर हमारी यूथ के ऊपर ही डिपेंड होता है। तो आई थिंक यूथ का बहुत मेजर रोल है सब डेवलपमेंट में, हमारी सोसाइटी की डेवलपमेंट में एंड करेंट सिचुएशन में भी। तो मैं एक मैसेज देना चाहूँगी हमारी यूथ को कि आप ज़रूर से कोई सपना देखें ज़िंदगी में, और वो सपने के लिए जी जान लगा दें जब तक आप उस चीज़ को हासिल नहीं कर पाते। और आई थिंक मेरे स्टोरी से मैं ये कहना चाहूँगी कि कंसिस्टेंसी इज़ द की, और कंसिस्टेंसी के साथ ही साथ आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, नॉलेज, एक्सपीरियंस, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप एजुकेशन कंप्लीट करें। आई थिंक वही सब चीज़ का बेस होता है। तो आप एजुकेशन कंप्लीट करें, और जो भी आप फील्ड में जाना चाहते हैं या जो भी आपका करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं या करियर आपके ऑप्शंस हैं, तो मैं चाहूँगी कि प्रॉपर नॉलेज रखें, एक्सपीरियंस उसमें गेन करते रहें मीनवाइल, और कहीं ना कहीं आप अपने आप को अपग्रेड करते रहें। और जब हम ये प्रोसेस पे रहते हैं ना, तो ज़िंदगी में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस मिलते हैं। हो सकते हैं कि कभी आपकी फैमिली से रिलेटेड डिस्ट्रैक्शंस हो, मे बी आपके पेरेंट्स का अच्छे रिलेशंस ना हो, या फिर रिलेटिव्स का सपोर्ट ना हो, या फिर कभी ऐसे होते हैं कि फ्रेंड्स के थ्रू कोई एडिक्शन हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सोशल फैक्टर हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी अपने गोल से। बट मैं ये बोलूँगी कि ये सब चीज़ों को ना हंस के
टाटा बाय बाय करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो मैटर करता है वो आपका गोल है, आपका पर्पस है और आपकी फैमिली है. सो मैं यही बोलूँगी कि आप कंसिस्टेंट रहें, हार्ड वर्किंग रहें और मन से हर चीज़ की इच्छा करें, और आप जो चाहते हैं वो सब कुछ होगा. बस मन में विश्वास रखें और हार्ड वर्क करते रहें. हाँ, जैसे आपने हार्ड वर्क की बात की या लोगों को आपने बताया कि आप कैसे जो है आपके प्रॉब्लम्स तो होंगी, बस एक लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि क्या आपने क्या चीज़ें फेस की? आप जो फेमिना मिस इंडिया के मंच तक गई, तो क्योंकि आप इस छोटे शहर से निकली, आपने किन किन चीज़ों को फेस किया? थोड़ा सा। जैसे हम छोटे शहर से निकल के आते हैं तो हमारा मेजर प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हमें ये चीज़ थाली में सर्व करके नहीं दी जाती है. हमें सब कुछ अपने एक्सपीरियंस से सीखना पड़ता है, क्योंकि मेरी मम्मी पापा भी इस बैकग्राउंड से थे नहीं, तो मुझे हर एक चीज़ सीखना पड़ा खुद से. लेकिन हम बड़े सिटीज़ की बात करते हैं या फिर जो बड़े बड़े फैमिलीज़ हैं मे बी जिनको अच्छा एक्सपीरियंस होता है फैमिली के थ्रू, तो उनको बहुत ईजी होता है ये सब चीज़ों में. तो इट वॉज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग फॉर मी. तो मेरे लिए तो बहुत चैलेंजिंग टास्क तब था कि मैं किस तरह से अपने आप को मोटिवेट करूँ, क्योंकि अगेन एंड अगेन अगर इंसान एक ही चीज़ में फ़ेल होता है तो कहीं ना कहीं अंदर से हिम्मत हार जाता है. तो मेरे लिए द बिगेस्ट चैलेंज वॉज कि मैं किस तरह से अपने आप को मोटिवेटेड रखूँ. तो वो बिगेस्ट चैलेंज था, बट स्टिल मैं अपने आप को कहीं ना कहीं अपनी मेंटल स्ट्रेंथ में ज़्यादा काम करती थी कि अगर आप मन से जीत गए हो तो बेटा आपकी जीत है. तो आई थिंक वो मेरा बिगेस्ट चैलेंज था. इस तरह से मैं उस चैलेंज को ओवरकम की. ओके. तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं रिया तिर्की का कि उन्होंने हमें समय दिया, साथ ही हम उनके आने वाले भविष्य और वो जो भी चाहती हैं उसके लिए हम अपनी पूरी टीम की तरफ से उनको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहते हैं. जोहार जोहार. थैंक यू. प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं.